भाई ये देखो मेरे हाथ में कुछ फ़ोन है, ये हमारे अदर मॉडल हैं, ये आईफोन है, ठीक है। तो ये फ़ोन स्टार्ट कैसे होते हैं, कभी समझा आपने? नहीं समझा। तो जो आज की हमारी वीडियो ना बहुत ही अच्छी होने वाली है। शायद वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि पीएम कैसे काम करता, रैम कैसे काम करता, स्टोरेज कैसे काम करता, या हमारा सर्किट किस तरीक़ा से काम करता। वास्तव में आपको पता चलेगा कि फ़ोन कैसे स्टार्ट होता, चालू कैसे होता, बूट स्क्वेंट कैसे लेता। वो सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी सीखने के लिए। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बार इंडिया में मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट ओपन करके एक पूरा वीडियो डाला है। सो मैं कोशिश करता हूँ जो मतलब स्किप नहीं करने के लिए। वीडियो भी लंबा हो सकता है, सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, मुझे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिया जाएगा। सर एक मिनट, ये सिर्फ आईफोन है? ये आईफोन है। तो एंड्रॉयड अलग होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लॉजिक 5 में चलता है, मतलब 5 वोल्ट में चलता है, 1.8 वोल्टेज मतलब वो लॉजिक में चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरह की सारे जो फ़ोन्स है 5 वोल्ट में ही चलता है एक तरह की, उसका लॉजिक 1.8 होता है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सारे फ़ोन्स वो एक ही बूट सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो आईफोन के साथ में एंड्रॉयड भी आप इसको अप्लीकेट कर सकते हैं इसके ऊपर। जो आईफोन 6 है वो अप्लाई होगा आपका रेडमी 5A के लिए। जो रेडमी 5A एंड आईफोन 6 सिमिलर होता है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट भी होता है। बट आप प्रॉपर एक, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब एक फ़ोन कैसा बूट होनी चाहिए पहले, बाद में मैं आईफोन को अप्लाई करता हूँ, आप एंड्रॉयड को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसा सीखने तो आपका माइंड इजीली कैचअप करेगा थिंग्स को। तो आज हम सीख रहे हैं कि आईफोन कैसे स्टार्ट होता है। ओके ठीक है, एक्सप्लेन। सही है। सो फर्स्ट थिंग, कोई भी फ़ोन, आप इधर आइए। फर्स्ट थिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेम तरीके से ही बूट होता है। मतलब कोई भी फ़ोन आप पकड़िए, उसका बूट सीक्वेंस सेम ही होता है। सो आईफोन होने दो, एंड्रॉयड होने दो, सेम ही वे को फॉलो करना पड़ता है। पहले आपका माइंड में एक, क्या बोलता हूँ, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट माइंड में होनी चाहिए। थोड़ा आपका फ़ोन साइलेंट कर दीजिए। सो मैं क्या बोलता हूँ, आप प्रॉपर एक बूट सीक्वेंस को एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट माइंड में ले लीजिए, मतलब कैसा बूट होनी चाहिए फ़ोन। सो बाद में आप अप्लाई कीजिए आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, कुछ भी के लिए। ओके। सो मैं क्या बोलता हूँ, अब आज मैं एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आईफोन बूट सर्किट इसके अंदर है। ओके। सो फर्स्ट आपका फ़ोन कैसा बूट होनी चाहिए, कोई भी फ़ोन है, स्पेशली आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, पहले ज़माना में क्या होता था, आपका बैटरी वोल्टेज है, जो भी बैटरी वोल्टेज डायरेक्टली फ़ोन के अंदर सारी आईसीस को, मैक्सिमम आईसीस को डायरेक्टली बैटरी वोल्टेज चला जाता था। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, आजकल सीपीयू तेज़ हो गई, सो ज़्यादा काम करने लगा है। सो उसके लिए एक कांस्टेंट वोल्टेज ज़रूरत पड़ रहा है। सारे फ़ोन का आईसीस को एक कांस्टेंट वोल्टेज का ज़रूरत पड़ रहा है। सो क्या होता है, एक बैटरी वोल्टेज, जो बैटरी वीसीसी मानते हैं हम, जो बोलते हैं बैटरी वीसीसी, वो बैटरी वीसीसी आपका टिग्रीस आइसोलेशन सर्किट बोलते हैं इसको मतलब ये एक बैटरी वोल्टेज को एक कांस्टेंट स्टेबल वोल्टेज बनाना पड़ता है। सो वो वोल्टेज माना जाता है मेन वोल्टेज। यहाँ आप कभी भी ऐसा सोच सकते हैं, सो बैटरी वोल्टेज आपका जो चार्जिंग सर्किट में मॉसफेट को क्यों बुलाया जाता है, ये मॉसफेट एंड चार्जिंग सर्किट के अंदर आइसोलेट होके, इसका मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज बनाने की कोशिश में ये टिग्रीस एंड ये मॉसफेट दोनों एक ही टाइम में काम करता है। इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैं ओपन करके बताने तो बहुत लंबा जाएगा ये क्लास। सो इसका सर्किट अभी के लिए स्किप करेंगे, आपको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बैटरी वोल्टेज मॉसफेट एंड टिग्रीस के थ्रू एक मेन वोल्टेज बनता है, उसी को बोलेंगे हम वीसीसी मेन। ये आईफोन 6 के भाषा है। आईफोन 6 मतलब जो आईफोन 6 जो यूज़ करते हैं उसके अंदर लाइन का नाम आएगा वीसीसी मेन। आपका आईफोन 7 में वीडीडी मेन नाम से बुलाया जाएगा। एंड कुछ और मॉडल्स में वीडीडी बूस्ट अलग एक लाइन बनता है, वो भी एक तरह की मेन वोल्टेज ही है। सो आईफोन 7 के बाद में जो वीडीडी बूस्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, आज हम ओनली आईफोन 6 के बारे में समझ रहे हैं।
सो VCC मेन जो बना है, बैटरी वोल्टेज आपका 3.8 से 4.2 हो सकता है। ये बैटरी से आपका VCC मेन बना, ये सिमिलर टू बैटरी वोल्टेज ही होता है। मतलब आपका बैटरी वोल्टेज 3.8 होने तो VCC मेन भी 3.8 होगा। 4.2 बैटरी वोल्टेज होने तो, फुल चार्ज होने तो, 100% बैटरी होने तो वो 4.2 आपका VCC मेन होगा। सो यहाँ जो बैटरी वोल्टेज है आपका VCC मेन बनेगा, मतलब जितना बैटरी वोल्टेज है उतना ही VCC मेन होगा। बट जैसा आपका VCC मेन आपका V बस से बनता है, V बस मतलब चार्जिंग वोल्टेज है। जैसा आप चार्जर कनेक्ट करेंगे वो 5 वोल्ट का चार्जर होता है। सो 5 वोल्ट इनपुट होता है आपका चार्जिंग IC के अंदर। ये चार्जिंग IC क्या है, ये टिग्रिस बोला जाता है iPhone 6 में। ये एक तरीके के बक रेगुलेटर है। बक रेगुलेटर मतलब क्या है, एक हाई वोल्टेज लेके लो वोल्टेज कन्वर्ट करने वाला एक सिस्टम है। सो ये 5 वोल्ट को लेके 4.2 कन्वर्ट करता है। सो ये 4.2 वोल्टेज जो बनता है वो V बस से बनता है। मतलब चार्जर कनेक्ट करने तो जो VCC मेन आप चेक करने तो वो 4.2 ही दिखेगा। बट बैटरी वोल्टेज से आप VCC मेन बनने तो, बैटरी कनेक्ट करने तो, चेक करने तो वो 3.8 से 4.2 डिफरेंशिएशन मिलेगा, जो डिपेंड्स ऑन द बैटरी वोल्टेज। ओके, सो यहाँ VCC मेन बना है। ये VCC मेन जाएगा आपका PMU के अंदर। पहले PMU ऑन होता है, मतलब फर्स्ट जो काम है फ़ोन के अंदर जो स्टार्ट होने वाला IC है पावर लाइन में, वो PMU है। PMU के बाद आपका ये PMU का रोल क्या है, CPU को ऑन करना है। सो CPU को पावर्स दे के, रीसेट दे के, क्लॉक दे के ये CPU को ऑन करता है। CPU ऑन होने के बाद ये NAND को एक्सेस करता है। मतलब ये सीक्वेंस कैसा होगा, फर्स्ट PMU, बाद में आपका CPU, बाद में आपका NAND मतलब आपका हार्ड डिस्क है, बाद में ये NAND के बाद ये सॉफ्टवेयर सारे है ये आपका रैम में एग्जीक्यूट होता है। मतलब आप एक तरीके के बोल सकते हैं, जो एक आइडिया, मतलब एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में फ़ोन कैसा बूट होता है। फर्स्ट आपका बैटरी वोल्टेज स्टार्ट होगा, बाद में मेन वोल्टेज जनरेट होगा, बाद में PMU स्टार्ट होगा, बाद में आपका CPU स्टार्ट होगा, बाद में हार्ड डिस्क स्टार्ट होगा, बाद में रैम स्टार्ट होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट में समझाने में अभी थोड़ा डीप जाएंगे। मतलब ये एक वो ओवरऑल, मतलब क्या बोलते हैं, ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब कैसा होता है ये काम। ये एक तरीके की हम 100% समझने की कोशिश करने तो ये 5% है। आप अभी तक 5% समझा है। सो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ऐसा बूट होनी चाहिए फ़ोन। सो बाद में ये पूरा सर्क्यूट कैसा स्टार्ट होता है, कैसा काम करता है, मैं अभी बताने की कोशिश करूँगा। सो इसमें ये iPhone 6 के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। पहले मैं बात किया पूरा आईफोन का कॉन्सेप्ट, ऐसा बूट होनी चाहिए, जो भी फ़ोन है ऐसा बूट होनी चाहिए। अभी iPhone 6 पर्टिकुलरली कैसा बूट हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जो वी बैट मतलब वी बैट बोलिए, बैट VCC बोलिए, बैटरी वोल्टेज टिग्रिस अंदर गया, VCC मेन बना। VCC मेन सारे ICs जो ICs यहाँ दिख रहे हैं सारे को पावर सप्लाई करता है। मतलब एक तरह की मेन रेल है, मेन पावर सप्लाई लाइन है ये फ़ोन के लिए। ऑडियो, NFC, वाईफाई IC, BBCPU, Q पॉइंट मतलब आपका नेटवर्क सेक्शन के लिए IC है। अदर ICs बहुत सारे ICs है, VCC मेन में काम करता है। ये VCC मेन और VDD मेन जाएगा आपका PMU के अंदर। जैसा PMU के अंदर ये VCC मेन इनपुट हुआ है, वहाँ इंटरनली एक रेगुलेटर होता है, LDO रेगुलेटर। वो LDO रेगुलेटर आपको 1.8 रिलीज करता है। जैसा ये VCC मेन या VDD मेन आपका PMU के अंदर इनपुट हुआ है, ये PMU के अंदर एक क्या बोलते हैं LDO होता है। ये LDO क्या करता है, एक 1.8 वोल्टेज को रिलीज करता है। इसी वोल्टेज को हम बोलेंगे ऑलवेज वोल्टेज। ऑलवेज मतलब आप बैटरी कनेक्ट करके देखिए, ये वोल्टेज जनरेट होके दिखेगा। ये कहाँ जाएगा, बैटरी मतलब चार्जिंग सेक्शन में जाएगा, पावर बटन के ऊपर जाएगा, मतलब पावर बटन लाइन में जाएगा, एंड कुछ CPU के अंदर भी जाएगा। ओके, ये 1.8 वोल्टेज एक तरीके का फंक्शन कंट्रोल, मतलब बहुत सारे काम करेगा ये। सो ये ऑलवेज वोल्टेज बनना जरूरी है। जैसा आपका फ़ोन में एक फ़ोन आया, आपके फ़ोन ऑन नहीं हो रहे, आप पावर बटन प्रेस करने तो कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहे, समझ लीजिए। ऐसा आप 1.8 वोल्टेज आप पावर बटन में देखा, इसका मतलब पावर IC ठीक है। ये पावर IC में 1.8 वोल्टेज नहीं आने तो आप क्या देखना पड़ेगा, VCC मेन, VDD मेन देखना पड़ेगा, एंड पावर IC खुद को इसको चेक करना पड़ेगा। सो 1.8 वोल्टेज आपका पावर बटन में आया, जैसा पावर बटन आप प्रेस किया है, एक तरह की ये 1.8 वोल्टेज इज नथिंग बट एक सिग्नल है। ये एक तरह के रीसेट सिग्नल है। ये 1.8 वोल्टेज जैसा आप 3 सेकंड के लिए दबाएंगे, ग्राउंड करेंगे, मतलब एक तरह के 1.8 को ग्राउंड कर रहे हैं। ग्राउंड करने तो क्या होगा, ये एक सिग्नल देगा आपका मतलब पावर IC को, मैं खुद रीसेट कर रहा हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है, ये पावर IC का हर सेक्शन का 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होता है।
मतलब 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। उसमें पावर आईसी का पावर जनरेटर, मतलब कोई भी आईसी को पावर चाहिए। ये पावर आप वीसीसी मेन वीडीडी मेन रूप में पावर आईसी को दे रहे। एंड ये कोई भी सेक्शन को क्लॉक चाहिए होता है। क्लॉक मतलब वो नेसेसिटी, मतलब वो किस टाइम में काम करना है, किस टाइम में काम नहीं करना है। सो ऑलरेडी क्या है, ये सीपीयू ऑलरेडी सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है। सीपीयू अभी उठने वाला है, मतलब एक तरीके का ऑफ है सीपीयू। और उस स्टेज में ये पहले ही हम क्लॉक एंड पावर सप्लाई दे दिया एंड सिग्नल भी देना पड़ता है। सप्लाई क्लॉक रीसेट देने तो आपका सर्किट स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा। विदाउट सीपीयू आप क्या क्या माइंड में लेना है, सप्लाई क्लॉक एंड रीसेट माइंड में लेना है। ऑलरेडी यहाँ क्लॉक दे दिया आपने, 32.768 क्लॉक है, वो जरूरी है। बाद में आप वीसीसी मेन दिया, दोनों रिक्वायरमेंट्स हो गए। अभी पावर बटन प्रेस करने तो ही उसका रीसेट मिलेगा। पावर बटन जैसा प्रेस करेंगे इसका रीसेट भी मिल गया, इसका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गए। ये क्या करेगा, आपका अलग अलग वोल्टेजेस, सीपीयू का अलग अलग वोल्टेजेस होता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे वोल्टेजेस रिलीज करना स्टार्ट करेगा। 0.8 वोल्ट पहले जो वोल्टेज होता है इसको बक जीरो बोलेंगे हम। 0.9 वोल्टेज एक वोल्टेज होता है, उसको पीपी जीपीयू बोलेंगे, जीपीयू का वोल्टेज होता है। 1.8 मल्टीपर्पज़ के लिए होता है, एसडी-रैम भी बोल सकते हैं, अलग अलग वोल्टेजेस भी बोल सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस होता है। ये 1.8 वोल्टेज बड़े इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये बनना जरूरी है। ये जाके इंटरनल बहुत सारे सेक्शंस को पावर देगा। इसके अंदर भी सीपीयू इज नथिंग बट, ये अकेला एक सीपीयू दिख रहा है, मतलब एक आईसी दिख रहा है आपको, बट इसके अंदर सीपीयू भी होता है, एएलयू भी होता है, मोडेम भी होता है, इसके अंदर ऑडियो सेक्शन भी होता है, नेटवर्क सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन का सम्मेलन है ये। सो इस सारे सेक्शन को, हाउस कीपिंग सेक्शन, खुद इसके लिए इंटरनल आरटीसी सेक्शन भी होता है, ये सारे सेक्शन को पावर देना जरूरी है। सो ये 1.8 वोल्टेज उसके लिए काम करता है। ये 1.8 वोल्टेज एंड ऑलवेज 1.8 वोल्टेज जाना जरूरी है। ओके, सो जैसा ये पावर इसके अंदर गया, मतलब ये पावर सप्लाई मिला सीपीयू को, सीपीयू का एक रिक्वायरमेंट पूरा होता है। एक रिक्वायरमेंट मतलब सप्लाई तो पूरा हो गई, अभी मुझे रीसेट चाहिए, क्लॉक चाहिए। क्या बोलेंगे, रीसेट एंड क्लॉक चाहिए। रीसेट सीपीयू, मतलब सीपीयू का रीसेट खुद पावर आईसी देता है। रीसेट लाइन आप चेक करते हो, अगर रीसेट _L एक्टिव लो सिग्नल है वो, मतलब उसके बारे में हम डीपली, जैसा क्लास में क्लास स्टार्ट होगा उसके अंदर डीपली पढ़ाएंगे। एक्टिव लो क्या है, एक्टिव हाई क्या है, कब वोल्टेज चेक करना है, कब वोल्टेज चेक नहीं करना है, जीआर के ऊपर काम करना है। सो ये रीसेट तब, मतलब जैसा ये वोल्टेजेस निकला है इसके साथ साथ सीपीयू भी इसका फीडबैक देता रहता। मतलब 0.8 वोल्ट मिला सीपीयू को, एक फीडबैक आएगा, मुझे 0.8 वोल्टेज मिला है। बाद में 0.9 वोल्ट मिला, एक फीडबैक आया। ऐसा ये कम्युनिकेट करता है दोनों। बाद में ये सारे ओके होने के बाद पावर आईसी रीसेट कर देता है सीपीयू को। एंड आप बोल सकते हैं मुझे, सर अभी तक दो ही रिक्वायरमेंट्स पूरा हुआ है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरा हुआ है, सप्लाई पूरा हुआ है, रीसेट पूरा हुआ है। क्लॉक चाहिए, क्लॉक चाहिए ना, खुद इसका क्लॉक है 32.768, मगर सीपीयू का, पर सीपीयू का भी एक क्लॉक रहता है, 24 मेगाहर्ट्ज का खुद का क्लॉक है। भाई आप समझ लीजिए, पावर आईसी ज़्यादा काम करने वाला है ही नहीं, बट सीपीयू ज़्यादा काम करने वाला है। सो सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड है 24 मेगाहर्ट्ज, वो हाई स्पीड है। ओके, सो पावर आईसी ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसका जो लो फ्रीक्वेंसी से, स्लो क्लॉक से इसका काम चल जाता है। जो ऑन होके सीपीयू को ऑन करने तक इसका काम है बस, बाद में सारे सीपीयू देख लेगा। सो मैं आम भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करने तो आपको दिक्कत आएगा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 मेगाहर्ट्ज क्लॉक जैसा इसको सीपीयू को मिला है, रीसेट मिला है, पावर मिला है, सीपीयू ऑन करके अपना काम स्टार्ट करेगा। पूरा तरह से ऑन नहीं होगा अभी तक। अभी पहले काम इसका जो पोस्ट चलाना होता है, पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप I2C बोलेंगे ना, 080 मार रहे, 080 मार रहे, बार बार U2 चेंज करते आप, अदरवाइज बैकलाइट आईसी के ऊपर काम करते, करेंगे नहीं करेंगे। सो ये सिचुएशन में मेन आईसी जो सीपीयू के लिए जो ज़रूरत होता है, उसके लिए वो एक तरीके की जो उसका चेकिंग करता है। सीपीयू अपना स्लेव्स को चेक करता है। I2C चेकिंग इज नथिंग बट जो आईसीस जो ऑन करने के लिए ज़रूरत है उसका जो चेकिंग है, एक्चुअली इसको पोस्ट बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब खुद चेक करता है अपने आप को। बाद में जैसा सारे आईसीस उसको मिला है, सारे रनिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आया उसको, बाद में आगे बढ़ के वो हार्ड डिस्क को एक्सेस करता है। मतलब हार्ड डिस्क एक्सेस करके हार्ड डिस्क के अंदर सारे डेटा, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, बूट लोडर्स होता है जो ग्राफिक दिखाना, मतलब लोगो दिखाने वाला। बाद में आपका जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जैसा इसको मिला सीपीयू रैम में एग्जीक्यूट करता है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलेंगे। रैंडम एक्सेस मतलब ये रैम का काम क्या होता है, जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा को यहाँ प्रोसेस करना है, ये ओनली रीड, मतलब क्या बोलते हैं, ये रैम जब तक, मतलब लोगो दिखा रहा है, आपका फ़ोन के अंदर लोगो आ रहा है,
इसका मतलब आपका सारे डेटा रैम के अंदर, मतलब विदाउट रैम लोगो नहीं आएगा, ये बात आप समझना है। सो मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी आपका फ़ोन के अंदर ये प्रोसेस ऑलरेडी हम समझा है, मतलब क्या है, फर्स्ट VCC में जनरेट होगा, बाद में PMU, बाद में आपका CPU, हार्ड डिस्क एंड रैम। अभी आपका जो DC रीडिंग्स के ऊपर काम करेंगे, मतलब एक आइडिया तो आ गई कैसा ये चलता है। अभी DC रीडिंग्स के ऊपर काम करने तो कैसा होगा ये। आप कभी भी फ़ोन के अंदर पावर दिया, मतलब पावर मतलब बैटरी दिया या अदरवाइज सप्लाई दिया है, क्या क्या जनरेट होता है, मतलब आपका फ़ोन के अंदर क्या क्या वोल्टेज जनरेट होता है। VCC में डायरेक्टली जनरेट हो जाता है, मॉसफेट से गुजर के डायरेक्टली VCC में जनरेट हो जाता है। VCC में VDD में, मतलब ये सारे फ़ोन के अंदर सारे ICs को मिल जाता है। बाद में PMU को भी वोल्टेज मिलेगा, 1.8 पावर बटन कनेक्टर में आ जाएगा, मतलब विदाउट पावर बटन क्या क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है आपका, ऑलवेज वोल्टेज जनरेट हो रहा है, VCC VDD मेन वोल्टेज जनरेट हो रहा है एंड पावर IC हाफ स्टार्टेड है। सो विदाउट पावर बटन 0 0 0 0 आइडियल कंडीशन है, पावर बटन प्रेस नहीं करेंगे 0 0 0 0 आइडियल कंडीशन, मतलब फ़ोन पावर बटन प्रेस के पहले 0 0 में रहने चाहिए। जैसा आप पावर बटन प्रेस किया है, फर्स्ट खाने वाला कौन है, पावर सप्लाई खाने वाला पावर IC। ये पावर IC स्टार्ट होने तो 30 मिली एम्प्स तक आएगा, इसका मतलब 0.0002 0.0030 मिली एम्प्स, इतना तक ये पावर लेगा। मतलब 0 to 30 मिली एम्प्स के बीच में कुछ भी रीडिंग आपको मिला है, इसका मतलब आपका PMU एक तरीके के सही है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब ये पर्टिकुलर मॉडल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आप 11 12 भी खोल के देखिए, 12 का भी बूट इसको जस्टिफाई करेगा, आपका जो 6 भी जस्टिफाई करेगा, आपका 7 भी जस्टिफाई करेगा। इसका मतलब 0 to 30 के बीच में कुछ भी रीडिंग आया, मतलब आपका पावर IC ठीक है। बाद में 30 के बाद स्टार्ट होने वाला आपका सीक्वेंस में कौन है, CPU स्टार्ट होनी चाहिए 30 के बाद। इसका मतलब ये CPU स्टार्ट होने तो आपका 40 to 80 के बीच में स्टक हो जाएगा आपका फ़ोन, मतलब आपका फ़ोन सही होने तो, CPU सही होने तो आपका 40 to 80 के बीच में 0.0040 to 0.0080 तक ये फ़ोन स्टक हो जाएगा। फ़ोन में कंप्यूटर में आपका डिटेक्शन हो जाएगा, मतलब iPhone 6 है, 7 है, 8 है, वो आपका कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा एंड दिखेगा। इसका मतलब आपका CPU सही है, कितना सही है, 50% सही है, USB सेक्शन तक सही है। ओके, आप पूरा समझने के लिए फ्लैश मार के, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, हम एरर्स में बताएंगे उसको कैसा ट्रबल शूट करना है। 40 to 80 के बीच में कभी भी आपको स्ट्रक नज़र आया, ये DFU कंडीशन बोलते हैं इसको, DFU। इसके अंदर DFU भी होता है, फोर्स DFU भी होता है। फोर्स DFU मतलब आपका कंप्यूटर में फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, 40 to 80 के बीच में अटकेगा फ़ोन, बट कंप्यूटर में कनेक्ट करने तो फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। जैसा आप हार्ड डिस्क निकालेंगे फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हार्ड मतलब फोर्स DFU। फोर्स DFU कंडीशन में हार्ड डिस्क निकालने तो ये रीडिंग जस्टिफाई करता है, CPU डिटेक्ट होता है, अदरवाइज आपका फ़ोन डिटेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल आप 40 के 80 के बीच में स्टक हुआ, आप कनेक्ट किया है, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है फ़ोन, फ्लैश मार के देखिए उसका, उससे हम ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। बाद में उसका जो क्लास जैसा पढ़ाएंगे हम, उसके अंदर सारे समझाएंगे। 40-80 के बीच मतलब 80 तक आया, अभी बूट कितना तक आया, 0 से स्टार्ट होकर 80 तक आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 तक आपका CPU सही है। 80 के बाद मतलब CPU स्टार्ट होने के बाद पहले काम क्या है, पहले काम क्या है, पहले काम आपका I2C चेकिंग है नहीं। आपका I2C में फेल होने तो आपका फ़ोन I2C में फेल होने तो मतलब आपका I2C 0 में आपका फ़ोन फेल होने तो इसका मतलब I2C 0, I2C 1, I2C 2 ऐसा बहुत सारे लाइंस होता है, वो कम्युनिकेशन लाइंस होता है आपका CPU एंड स्लेव्स के बीच में। I2C 0 में आपका U2 IC, बैकलाइट IC, ग्राफिक IC एंड पावर IC, 4 ICs रहता है। इसमें एक भी IC प्रॉब्लम है, शॉर्ट है इंटरनली, क्या होता है आपका फ़ोन 080 बार बार कोशिश करेगा, 080 बार बार 0 जाएगा, 80 जाएगा, 0 गिर जाएगा, 0 जाएगा, 80 तक जाएगा, बार बार गिर जाएगा। ये 080 कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी ऐसा देखना तो ये रैम भी हो सकता है, I2C भी हो सकता है। कुछ मॉडल्स में ये रैम जस्टिफाई करता है क्योंकि I2C के बाद में हार्ड डिस्क स्टार्ट होता है। ओके, हार्ड डिस्क का डाटा रैम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 080 मारने तो आप फर्स्ट क्या कंफर्म करना है, कंप्यूटर में आपका कनेक्शन सही है नहीं है, वो ठीक मतलब आप चेक करना है। नॉर्मली क्या होता है, I2C फेल होने तो आपका कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा, फ्लैश में आपको 40 अपर मॉडल्स होने तो 4013 ऐसा एरर आने का संभावना है। मैं क्या बोलता हूँ, 080 कभी भी देखने तो I2C प्रॉब्लम समझना है या अदरवाइज रैम प्रॉब्लम समझना है। 80 के बाद स्टार्ट होने वाला हार्ड डिस्क है,
कभी भी आपका 80 के बाद आपका फ़ोन आगे गया 90, 100, 120, 150 कुछ भी रीडिंग आगे लेके गया, आप क्या सोचना है, यहाँ तक हार्ड डिस्क 80 के बाद हार्ड डिस्क स्टार्ट होगा, I2C चेकिंग पूरा हो गए, हार्ड डिस्क स्टार्ट हो गया, 80 के बाद कुछ भी रीडिंग स्टार्ट मतलब कुछ है मतलब कुछ एम्पेयर लिया 100, 120, 150, आप समझना है ये कुछ सॉफ्टवेयर दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज कुछ डिफरेंट ये मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क निकाल के फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। फ़ोन हार्ड डिस्क के बिना आपका DFU में जानी चाहिए फ़ोन, DFU में जाने तो आप कंप्यूटर में फ्लैश करेंगे, एरर के अनुसार रिपेयर करेंगे। वो ऐसा आप ट्रबल शूटिंग का माइंडसेट बनाने तो आपका माइंड मतलब आपका ट्रबल शूटिंग बेहतरीन हो जाता है। सो 90 के बाद आप फ्लैश मार के देखें, कंप्यूटर में कनेक्ट होने तो फ्लैश मारेंगे, कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होने तो क्या करेंगे, उसको हार्ड डिस्क निकाल के फ्लैश करने की कोशिश करेंगे। कैसा भी तरीके से इसको फ्लैश करने की कोशिश करेंगे, फ्लैश नहीं हो पाने तो आप CPU के ऊपर काम करेंगे या अदरवाइज कुछ अलग सिचुएशन क्या बना है उसके अनुसार देखेंगे। बट मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी आपका जो DC रीडिंग से एक यूनिवर्सल पैटर्न ही फॉलो करता है। यूनिवर्सल पैटर्न मतलब 0 to 30 के बीच में नॉर्मली आप आइडिया लेना है पावर IC T के, 40 to 80 के बीच में स्टक हुआ है आपका फ़ोन, आप समझना है आपका CPU सही है। बट ये कंप्यूटर में कनेक्ट होने तो आपका नॉर्मल DFU है, कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होने तो हार्ड डिस्क निकाल के कनेक्ट करना पड़ेगा। बाद में आपका जो 090 ये रैम फेल हुआ, आपका रैम फेल होने तो नॉर्मली 090 ऐसा रीडिंग आएगा, मतलब विदाउट रैम iPhone 6 में 090 ऐसा बार बार कोशिश करेगा। बाद में आपका 90 के बाद सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, फ़ोन 180 160 तक जाने तो आपका लोगो भी आ जाता है, उसके अनुसार आपका डायग्नोस्टिक स्किल्स बढ़ा सकते हैं आप। सो इतना तक मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, एक आइडिया के लिए मतलब एक डेमो के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या मतलब क्या क्या आप सीख सकते हैं हमसे। सो कितना लेवल मतलब कितना डीप हम समझा सकते हैं, ये एक तरीके की 20-25% कॉन्सेप्ट है। सो मैं ओपन करके मतलब स्कीमेटिक ओपन करके मैं ऑलरेडी यहाँ बताया आपको, 1 मिनट। ये DC रीडिंग से ये पूरा हम समझाते हैं, मतलब आपका रैम विदाउट रैम क्या होगा, I2C 0 क्या होगा, मतलब आपका NAND, ये सारे हम लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, जब आप क्लास चलेगा इससे बेहतर मतलब इससे डबल ट्रिपल DC रीडिंग्स हम बता देंगे आपको। सारे बक 0 लाइन शॉर्ट होने तो क्या रीडिंग आएगा, बक 2 लाइन शॉर्ट होने तो क्या होगा, 1.8 ऑलवेज लाइन शॉर्ट होने तो क्या होगा, NAND 3.0 लाइन शॉर्ट होने तो क्या होगा। बाद में आपको विदाउट CPU विदाउट रैम विदाउट CPU ओनली पावर IC T होने तो क्या होगा, हार्ड डिस्क के बिना क्या रीडिंग आएगा, ये सारे हम एक एक IC तोड़ के मतलब फ़ोन के अंदर से निकाल के लाइव ट्रबल शूटिंग करवा के आपसे DC रीडिंग लिखवा के वैसा आपका ट्रबल शूटिंग आपका माइंडसेट बढ़ाएंगे। सो इससे क्या होगा, एक बार आप करके देखा है मतलब आपको लाइव बोर्ड दिया जाएगा, लाइव बोर्ड के अंदर ये सारे काम करेंगे आप, मतलब आप CPU निकालेंगे रीडिंग नोट करेंगे, हार्ड डिस्क निकालेंगे उसका रीडिंग नोट करेंगे, रैम निकालेंगे रीडिंग नोट करेंगे, CPU डालने के बाद फ्लैश करके देखेंगे। मैं अयप्पा हूँ, हैदराबाद जॉयस एकेडमी की तरफ से हूँ। हम पिछले 3 साल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं iPhone एंड एंड्रॉयड में। सो कोई भी बंदा हमें ट्रेनिंग के लिए iPhone एंड एंड्रॉयड सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, एडवांस रिपेयर सीखना चाहते हैं, वो मतलब बोर्ड्स मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस कैसा है, बहुत कम बोर्ड्स दे के एक तरह की ऊपर बात बता के थ्योरी ज़्यादा पढ़ा के भेज देते हैं। बट हम ऐसा कोर्स लॉन्च किया है, पूरा आपका जो ट्रबल शूटिंग वे में है एंड प्रैक्टिकल वे में आपका क्लास होगा। एंड इसके अंदर पहले जैसा मैं पढ़ाने तो मतलब सबको पता है हमारा जो सक्सेस रिपोर्ट कैसा है, हम इसको बेहतर किया है। बेहतर मतलब कैसा है, हम एक अच्छा लेवल का जो मास्टर के साथ मिला है एंड हमारा टीम बढ़ाया है एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट का जो छोटी मोटी दिक्कत को पार करके बेस्ट लेवल एजुकेशन दिलाने का कोशिश करूँ। सो इसमें मैं मिला हूँ मतलब नितिन जी है, दिल्ली का नोएडा में रहने वाला है, CN केयर्स इनका इंस्टीट्यूशन है, इनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में बैच चला रहा है दिल्ली में, हैदराबाद में। जो भी भाई सीखना चाहते हैं iPhone एंड एंड्रॉयड, एंड ये भाई है मतलब पंजाब से है, एंड्रॉयड बहुत अच्छा सिखाता है, मतलब ये भी हमारा टीम में शामिल है। सो हम तीनों मिला के बैच चलाएंगे,
कभी भी कुछ भी सवाल है स्टूडेंट का क्लास के बाद, हम तीनों सपोर्ट करेंगे। कभी भी कोई मतलब क्लास के ऐसा 22 डेज क्लास होता है नॉर्मली, 22 डेज क्लास में हम मतलब अपना अपना रोल्स निभाएंगे, स्टूडेंट को जो बेस्ट पॉसिबल है वो दिलाने का कोशिश कर रहे हैं हम। सो हमें सपोर्ट कीजिए। सो कोई भी बंदा मतलब सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल रिपेयर, जो छोटा मोटा रिपेयर कर रहा है, रिबॉलिंग कर रहा है एंड छोटे मोटे आईसीस का रिपेयर कर रहे हैं, बट उनको डीप लेवल नॉलेज चाहिए, सीपीयू लेवल का स्किल चाहिए एंड आईफोन एंड्रॉयड का जो प्रॉपर डायग्नोसिंग पता होनी चाहिए, वो प्रोग्रामिंग भी। एंड एंड्रॉयड का प्रोग्रामिंग यूएफएस मार्केट में नहीं है, इतना ज़्यादा लोग नहीं पढ़ा रहे। सो यूएफएस का जो प्रोग्रामिंग भी ईएमएमसी के साथ साथ एंड एक अफोर्डेबल फीस में, मतलब आप बोल सकते हैं मार्केट में लूटने का भावना है, मतलब जो फीस ऐसा होता है कि मतलब स्टूडेंट आया लूट लिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक मतलब एक अफोर्डेबल फीस में हम पढ़ा रहे क्लास है। सो कोई भी बंदा सीखना चाहते हैं वो आके हमसे मिल सकता है, मतलब पर्सनली हैदराबाद आ सकता है, जो हैदराबाद का लोकलर्स है या अदरवाइज़ तमिलनाडु का बंदा है या अदरवाइज़ उड़ीसा एंड महाराष्ट्र का बंदे हैं, या अदरवाइज़ कोई बंदा फ़ोन से मिलके हमसे कॉल करके भी पूछ सकता है क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोर्ड्स कितना प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मार्केट में आप क्या अलग है, मतलब क्या अलग पढ़ा रहे हैं। एंड मैं धन्यवाद देता हूँ मतलब नितिन जी के लिए, बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड टीचिंग वे भी बेहतर करने का जो हमारा जो टीम अप है कोशिश कर रहे हैं, हमें सपोर्ट दे दीजिए। एंड जो भी बंदा सीखना चाहता है नीचे दिया हुआ है नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं बात। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया इस लाइन में, मैंने भी बहुत इंस्टीट्यूट देखे हैं और बहुत से लोगों के साथ बैठा हूँ, जैसे कि मैं अयप्पा सर के साथ भी बैठा था, अदरवाइज़ किसी और इंस्टीट्यूट को देखा है मैंने, कहीं और गया उधर भी देखा मैंने। मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि किसी की थ्योरी अच्छी है, किसी की हैंड स्किल अच्छी है, तो किसी का कुछ फॉल्ट फाइंडिंग अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो हमने एक साथ बैठ के हमने एक डिसीजन लिया, तो जिसकी जिसकी जो जो चीज़ गुड है, जो जो चीज़ें अच्छी हैं, तो हमने वो सारी यहाँ मर्ज कर दी हैं। सही, ठीक है। अब तो क्या किसी की थ्योरी अच्छी है, क्या किसी की हैंड स्किल अच्छी है, क्या किसी का फॉल्ट फाइंडिंग अच्छा है, तो सारा कुछ मर्ज करके हम एक साथ बैठ गए हैं। अब कोई भी स्टूडेंट हमारा फेल नहीं होगा, गारंटी देते हैं इस चीज़ की, और 100% रिजल्ट लेके जाएगा हमारे पास से। 100% ये वादा है हमारा तरफ से।